नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव की सरगर्मियां अब चरम पर हैं। चुनाव आयोग दौरा करने वाला है। पर्यवेक्षकों की संख्या फाइनल हो गई है। उनकी नियुक्ति करीब करीब हो चुकी है। लेकिन आप जब मीडिया पर देखेंगे तो आपको महागठबंधन में भूचाल की खबरें नजर आएंगी। आपस में टकराव है, महागठबंधन में दरार है और जिस एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है, डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है मरहम पट्टी के लिए, वहां की कोई खबर नहीं मिलती, गायब। तो जरा बिहार की सियासत पर आज चर्चा के लिए आप हमको तो सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैंने एक बहुत खास मेहमान को आमंत्रित किया है, उनसे निवेदन किया और उन्होंने समय दिया। तो मैं सीधा बिना किसी इंट्रोडक्शन के, मेरी भूमिका लंबी हो जाती है, आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सीधे मेहमान को अपने जोड़ते हैं। लाइए स्क्रीन पर स्वागत है कॉमरेड, हमारे साथ हैं कॉमरेड दीपांकर लाल सलाम। हम तो हाँ, हम लोग तो भाई समाज में बिल्कुल स्पष्टवादिता के लिए थोड़ा सा कुख्यात हैं, तो इसलिए, और आप भी उस मामले में कुख्यात हैं, तो इसीलिए आज जो है बड़ा रोचक हो सकता है, वार्ता हो जाए। मैं कॉमरेड दीपांकर के बारे में बताऊं कि ये अपने स्कूल के दिनों के टॉपर रहे। अब बिहार के चुनाव में परीक्षा है कि टॉप करना है। अब टॉप खुद करें या अपने साथियों के साथ मिलकर के टॉप कर जाएं, कैसे भी टॉप करेंगे तो बिहार हो सकता है थोड़ा खुल करके सांस ले पाए। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव सन 98 से हैं, तब बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी कॉमरेड की, उस समय से हैं और 2025 है, 27 साल हो गए। भाकपा माले, मैं पूरा बता दूं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्स और एंजेल्स से होते हुए और लेनिन की बोल्शेविक क्रांति फरवरी 17 जब जालसाही खत्म कर दी रूस में, अब मोदी शाही खत्म कर पाएंगे बिहार में, यही चुनौती है। अब जालसाही और मोदी शाही की मैं तुलना कर दूंगा तो फिर लोग कहेंगे देशद्रोह है, देशद्रोही है ये, लेकिन ये तुलना मैं आज कॉमरेड से ही करवाऊंगा कि आखिर क्यों ये जो है मोदी शाही हटाने पर आमादा है। पहला सवाल यहीं से लेंगे, फिर बाकी बहुत सारे सवालात हैं। कॉमरेड, मोदी शाही का अंत कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी तो बिहार में चुनाव है और बिहार के लोगों के लिए जो मोदी शाही की ओर से जो तोहफा मिला है चुनाव से पहले, वो है एसआईआर। अभी इससे पहले बात होती थी, नीतीश जी मांगते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो जब से मोदी जी की सरकार बनी और जिस समय दर्जा मांगने का समय आया तो नीतीश जी ने मांगना बंद कर दिया। तब से लोग कहने लगे कि बिहार को विशेष पैकेज चाहिए। विशेष पैकेज भी कभी नहीं मिला। अब जो विशेष के नाम पर मिला वो मिला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची, और वो अभी बिल्कुल आखिरी चरण में है और मेरे ख्याल से कल ही फाइनल सूची आने वाली है। और बिहार में इस समय लोग सब परेशान है कि फाइनल सूची में किसका नाम होगा और किसका नाम नहीं। 65 लाख के नाम तो पहले चरण में ही काट दिए गए थे आपके जुलाई महीने में। अब उसको लेकर के हम लोग देख रहे थे कि जिनको मुर्दा घोषित किया, ऐसे बहुत लोग जिंदा पाए गए, उन तमाम लोगों के नाम जोड़ने के लिए हम लोग कोशिश करते रहे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि पूरे अगस्त महीने में, सितंबर महीने में भाजपा के लोग लगे हुए हैं थोक भाव से लोगों के नाम कैसे काटे जा सकते। जो राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा किया कर्नाटक के बारे में कि क्या कैसे 6000 लोगों के नाम उस अलग विधानसभा में काटने की कोशिश हुई, तो बिहार का स्केल समझ लीजिए। अभी कल रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में देख रहा था, पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा सीट है ढाका और अकेले एक विधानसभा से 80,000 मुस्लिम मतदाता के नाम काटने की पूरी साजिश चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे चुनाव में इस समय फर्जी नाम जोड़ना और जो भी मतदाता जिनके बारे में उनको आशंका है कि कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं, वैसे तमाम लोगों को जड़ से ही खत्म करने के लिए वो पूरे मतदाता सूची संशोधन में लगे हुए हैं।
इसीलिए बिहार में तो मोदी शाही अब इस रूप में है। दूसरी बात है कि बिहार के लोग लंबे समय से रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो रोजगार मांगने वाले छात्रों पर, नौजवानों पर लाठी चल रही है। शुक्र है कि अभी तक गोली नहीं चली नेपाल की तरह, लेकिन लाठियां खूब चल रही है। और किसानों से गरीब जब जमीन मांगते हैं तो नीतीश जी कहते हैं कि भाई जमीन तो है नहीं, कहां से लाऊं, आसमान से जमीन लाऊं। लेकिन अभी अदानी के लिए 1050 एकड़ जमीन पीरपैंती में, भागलपुर में नीतीश जी को मिल गई। और वो जमीन अदानी को 33 साल की लीज और सालाना एनुअल जो उसके लिए टोकन है लीज अमाउंट, वो है 1 रुपए के सालाना टोकन पर 33 साल के लिए वहां 1050 एकड़ जमीन अदानी के नाम। हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि अपील करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, एक माँ के नाम एक पेड़ लगाने के लिए कहते हैं, और वहां अदानी के नाम 10 लाख पेड़ एक साथ काट दिए जाएंगे पीरपैंती में। ये तो मोदी शाही है पूरे बिहार के लिए। अभी देखिए तो बिहार तो कम से कम इतना है कि बिहार के लोग सजग हैं। महाराष्ट्र में सब कुछ हो गया, इसके बाद हल्ला शुरू हुआ। बिहार के लोग शुरू से ही हल्ला कर रहे हैं। जुलाई महीने में चक्का जाम हुआ, अगस्त महीने में वोटर अधिकार यात्रा निकली, गांव गांव में लोग पूरे अपने एक एक वोट की रक्षा के लिए तैयार है, लड़ रहे हैं। तो हमें तो लोगों पर भरोसा रहता है, लोगों की ताकत, लोगों की चेतना, लोगों का संघर्ष, लोगों की एकता, इसी पर भरोसा कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव आने वाला है, और इस चुनाव में बिहार तो इंतजार कर रहा है कि सरकार से कैसे छुटकारा मिले। 20 साल बहुत लंबा समय हो गया नीतीश जी, और नीतीश जी का मतलब है आज मोदी जी। पहले नीतीश जी के साथ होते थे सुशील मोदी जी, लेकिन जब से सुशील मोदी जी गए और यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए, तो मोदी जी की सरकार बिहार में, अब पूरे देश की तरह बिहार भी परेशान है, क्योंकि ये बर्बादी किसी को मंजूर नहीं है। ये पूरे बिहार में बिहार को एक तरह से पीछे ले जाना, गड्ढे में धकेल देना, ये तो किसी को मंजूर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार बदल जाएगी इस चुनाव में। लेकिन उससे पहले अभी वोटर लिस्ट का सवाल है, तो सबसे पहली परीक्षा जिसमें बिहार के मतदाताओं को भी पास करना है, वो है चुनाव आयोग जो इस समय परीक्षा ले रहा है। इस समय इससे पहले की जनता परीक्षा लेती सरकार की, तो चुनाव आयोग ने जनता की परीक्षा लेना शुरू कर दिया कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा और किसका नाम नहीं रहेगा। दीपांकर जी, 2-3 बातें आपने कहा, आपको भरोसा है कि जनता बदलेगी, लेकिन जनता की बेबसी, ये जो बेबसी है ना जनता की, मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं इसको बताऊंगा आपको कि क्यों कह रहा हूँ। इस बेबसी में आप लोगों पर जनता भरोसा करके बैठी है कि दीपांकर जी आएंगे, कॉमरेड आएंगे, तेजस्वी, राहुल, ये हमें बचाएंगे। आपने ढाका की बात की, ढाका में 78,000 से ज्यादा, मतलब 80,000 जो मुस्लिम वोटों की बात है, उसमें आपने वो चिट्ठी भी देखी होगी जो भाजपा बिहार के लेटर हेड पे एलियन ने लिखी है। उस आदमी का अब बिल्कुल तक अता पता नहीं है, वो अदृश्यम है। उसका जो भी भाजपा के वहां लोकल ढाका के नेता हैं, उनको भी नहीं पता है कि ये लोकेश कौन है। तो ऐसे जब एलियंस आ रहे हैं लिख के चिट्ठी और वोट कटवाने, आप भागलपुर की, हमने भागलपुर की रिपोर्ट की, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम पे काटो। मतलब अब माँ पे अडानी भारी हो गई। माँ के लिए तो लोग कहते हैं कि सब कुछ कुर्बान, माँ पे अडानी भारी है जिसके लिए, उससे लड़ाई आसान नहीं है। बिल्कुल। बिहार के लोग जागरूक हैं, ये भी आपने कहा, लेकिन मैं कुछ ऐसी बात जो शायद थोड़ा सहज ना करे, मैं हरियाणा के चुनाव में था, पूरे चुनाव में, और हरियाणा के लोगों से जब निजी तौर पर बातचीत होती थी, तो हम तो ढकोसला नहीं करते कि नहीं जी हम बिल्कुल निष्पक्ष, हम एक पक्ष में हैं, हम निष्पक्ष नहीं है, हम संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के पक्ष में है। उसके लिए भाजपा को, मोदी को बुरा लगे, उससे हमें परवाह नहीं होता। तो हम पक्षपाती हैं, हम संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए हम खुद को पक्षपाती मैं बोलता हूं, मैं कोई निष्पक्ष नहीं हूं। इसलिए मैं हरियाणा में तमाम लोगों से, पॉलिटिकल लीडर्स से, जिनसे भी मेरी मुलाकात होती थी, लोग कहते थे आप बताओ क्या है। हम कहते थे हमें नहीं पूछना, हमसे आप मत पूछो, आप मतदाताओं को बचाओ किसी तरह कि वो मतदान कर पाए, बूथ तक पहुंचाओ, बटन दबवा पाओ, क्योंकि आप लोग जिससे लड़ रहे हो उसको हल्के में कतई मत लेना। तो नॉर्मली मुझसे लोगों ने कहा आप हरियाणा का मिजाज नहीं जानते हो, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, हरियाणा का मिजाज नहीं जानते हो। हरियाणा वाले गले का बल उतार देते हैं, जो भी अपने लोकल लैंग्वेज में, मतलब अच्छे अच्छों को दुरुस्त कर देते हैं।
जब नतीजा आया तो दिल्ली में मेरे पास निजी तौर पर दफ्तर में मैं और अशोक वानखेड़े जी भाऊ हम दोनों बैठे थे। मेरे पास आए वहां से खाप पंचायत के 1.5 दर्जन लोग, कही ये कैसे हो गया? हमने कहा हमारी बात आप लोगों ने हल्के में ली थी। महाराष्ट्र में मैं वहां पर तो अशोक वानखेड़े जी का अपना स्टेट है, वहां भी ये था कि नहीं मराठी सबसे जागरूक हैं और वाकई महाराष्ट्र में जितने जन जागरण के आंदोलन हुए महाराष्ट्र उसकी भूमि रही, एपी सेंटर रहा। महाराष्ट्र के नतीजे आए तो आज तक लोग कहते हैं मराठी में जो अपने लैंग्वेज में कि ये कैसे हो गया, वो उनको भी नहीं पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिहार वो भूमि है जहां पर भी मैं खुद निजी तौर पर कहता हूँ क्योंकि मेरा लगाव है, पूर्वांचल से हूँ, मेरी जड़ें वहां तक भी जुड़ी हुई है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बिहार है क्रांति की भूमि, वो चाहे जेपी हो चाहे गांधी हो, लेकिन इस क्रांति की भूमि को भी ऐसी चोट न पहुंच जाए कि चुनाव खत्म होने के बाद कॉमरेड ये कहे कि कैसे हो गया। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में गया है कॉमरेड, 10-10 हजार रुपए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देखिए हाँ, बिहार में महिलाएं भी सजग हैं। मैं नहीं कहूँगा कि सबका कोई असर नहीं होगा, ये चुनौती बिल्कुल बहुत गंभीर चुनौती है। इसलिए कभी भी मैं बीजेपी को, आरएसएस को हल्के से ले ही नहीं सकता। ये बिल्कुल बिहार के सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है, हरियाणा का उदाहरण है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बिहार में जो भी अभी महिलाओं के नाम पर घोषणाएँ हो रही है, ये यूँ ही नहीं है। महिलाओं में जो गुस्सा था, इन सवालों को लेकर के महिलाओं में जो लंबा आंदोलन रहा, उसी के चलते अब नीतीश जी को चुनाव से ठीक पहले कुछ घोषणाएं करनी पड़ रही है ताकि उनको पता है कि अगर हम 1650 यहाँ के पूरे रसोईया बहनों को मिलता है, तो अगर हम इसमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो वोट मांगने लायक भी नहीं रह जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि इस समय कुछ कुछ घोषणाएं हैं, तो जरूर इसको लेकर के काफी प्रचार है। लेकिन मैं तो उल्टी बात भी सुन रहा हूँ कि बिहार के पूरे महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा इस समय कर्ज का बोझ है और वो जो 10,000 महिलाओं के खाते पर दिए जा रहे हैं, वो 10,000 के लिए पहले से माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो रंगदार है, जो वसूली अभियान चला रहे हैं गांव-गांव में, और उस वसूली अभियान का इतना आतंक है कि उसके चलते हो रही है। बिहार में जो हम लोग पलायन की चर्चा करते थे पहले, वो पलायन तो होता था कि एक प्रदेश से दूसरे शहर में थोड़ा बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर मजदूरी के लिए लोग पलायन करते थे। अभी बिहार में ये नया पलायन शुरू हुआ है, लोग फरार है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के आतंक से। लोग गांव छोड़ करके, ताला मार करके वहां से फरार है। तो ये जो पूरे कर्ज, तो महिलाओं में जो मांग है, उसको महिलाओं के उस बात को आप लोगों को भी सामने लाना चाहिए। वो कह रहा है कि 10,000 में दम नहीं, 10,000 में दम नहीं, और कर्जा माफी से कम नहीं, कि हमारा जो कर्जा है इसको माफ करो, ये हमारी मांग है। दूसरी बात है कि 10,000 अभी मोदी जी और नीतीश जी दे रहे हैं, तो देना तो था 2 लाख। जो नीतीश जी ने घोषणा की थी कि बिहार में सर्वे के बाद 94.5 लाख परिवार हैं जो 6,000 से कम कमाई वाले, जिनके महीने की आमदनी कुल परिवार की 6,000 से कम, और उन तमाम परिवारों के लिए नीतीश जी ने बाकायदा विधानसभा पटल पर उन्होंने घोषणा की कि भाई हम 2 लाख हमारी सरकार एक वित्तीय मदद उन तमाम परिवारों के लिए करेगी। लेकिन वो पैसा तो नहीं मिला। तो 2 लाख के एवज में आप 10,000 वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं। तो एक तो जो 2 लाख देना था वो आप दे नहीं रहे हैं, उसके लिए भी लोगों की लड़ाई है। और जो आप दे रहे हैं वो महिलाओं को नहीं मिलने वाला है, वो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास, क्योंकि वो कर्ज का पूरा दबाव है। तो महिलाओं की आज की जो मांग है वो है कर्जा मुक्ति। महिलाओं को कर्ज से बचना है, बचाना है, ये बिहार का मुद्दा है। और तीसरी बात, ये जो 10,000 देंगे ये तो एक बार दे करके खलास, चुनाव के बाद तो अगर सरकार भी नहीं रहेगी और सरकार अगर किसी तरह इनके वोट खरीद करके बच भी जाए, तब भी ये 10,000 में ही बस खत्म, ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम लोगों ने जो वादा किया है, जो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार करके दिखा रही है, वो है कि प्रति माह 2,500 रुपए तमाम महिलाओं के लिए जो 19 से लेकर 60 साल तक के जिनके उम्र है, सबके लिए, ताकि उनकी आमदनी कुछ बढ़े, उनकी आमदनी कुछ बढ़े। तो 2,500 प्रति माह का मतलब आप भरोसा कर सकते हैं कि 5 साल में 1.5 लाख रुपए, सालाना 30,000 रुपए। तो महिलाओं के सामने ये ऑप्शन है
वो 10,000 रुपये महिला, हम तो कहते हैं कि महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए पूरा, ये उस हक का बहुत छोटा एक हिस्सा है। और इसीलिए ये कोई भीख नहीं है। हम किसी राजतंत्र में जी नहीं रहे हैं कि राजा ने कुछ पूजा के समय तोहफा दे दिया और इसीलिए राजा का शुक्रिया अदा करना है, तो इसके लिए लोग वोट नहीं करेंगे। तो 10,000 जरूर खाते में दे रहे हैं। अभी उसमें भी कितने लोगों के खाते में पहुंच रहे हैं और कितने लोगों के खाते में नहीं पहुंच रहे हैं, वो तो एक अलग कहानी है। जीविका के साथ नेटवर्क में जो महिलाएं जुड़ी हुई है पहले से, अभी बहुत महिलाएं जुड़ी हुई नहीं है, और उन महिलाओं को जीविका नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी 1,000 2,000 उस पर भी पूरा पैसों का खेल चल रहा है, तो भ्रष्टाचार भी चल रहा है। हमें लगता है कि बिहार की महिलाएं जागरूक है। ये पैसा जो उनका हक का है, उस हक का बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है। वो हिस्सा लेकर के उनकी लड़ाई यहाँ रुकेगी नहीं, वो लड़ाई और तेज होगी। सरकार को बदलना है, क्योंकि महिलाओं को पता है कि ये महिला आंदोलन जो बिहार में लंबे समय से रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, ममता, जीविका, तमाम जो स्कीम में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी है। काफी उन्होंने झेलना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, नौकरी से बाहर होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। और उन्हीं की देन है, उन्हीं के संघर्ष की देन है कि अभी चुनाव से पहले कुछ सरकार घोषणा कर रही है। इसीलिए महिलाओं को पता है कि ये उनकी अपनी ताकत है, उन्होंने इसको अर्जित किया है। ये कोई नीतीश जी और मोदी जी कोई सौगात नहीं दे रहा है, कोई तोहफा नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं की जो चेतना है संघर्ष की, वो चेतना अभी भी काम करेगी। और इसीलिए 10,000 में 10,000 लेकर के वोट नीतीश जी को और मोदी जी को लोग नहीं दे देंगे। वोट तो बदलाव के लिए ही इस बार होगा। चलिए, मैं तो एक ही बात जिस दिन से 10,000 बटा है महिलाओं से बिहार के कह रहा हूँ, हम लोग गांव देहात के आदमी हैं भाई। ये जितनी जीविका दीदी और आशा बहू और आंगनबाड़ी है, ये तो बसों में ठूस ठूस के मोदी जी की रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए जाती हैं। 10,000 तो उसका भी किराया नहीं हुआ। 10,000 अगर भाड़ा मांगते हैं तो उसका भी नहीं हुआ। और दूसरी चीज, ये गांव गांव की महिला, अगर हमको 10-5 महिलाएं भी हम लोग को सुने, तो जितना भी मतलब जो संख्या हो, वो इस बात को अपने मन में सोचेंगे कि ये योजना क्या थी। मैं तो दिल्ली में यही पढ़ा कि स्वरोजगार योजना है, पशुपालन, और ये ऐसे ऐसे इतने ऑप्शंस हैं करने के लिए। मुझे कोई भी महिला बताए, वो कोई मेरी माँ, बहन, बिटिया जो भी है, जिसके भी खाते में पैसा जा रहा है, 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए मिल रहा है। भैंस गाय कुछ भी पशुपालन करना है, भैंस गाय कुछ भी लेंगे, ये 10,000 में क्या पगाहा और खूंटा लेंगे? क्या लेंगे? ये बिहार की महिलाओं को तय करना है। बिल्कुल 10,000 में बिल्कुल, पगार खूंटा नहीं, ये क्योंकि ये बहुत भद्दा भद्दा मजाक है। जो 2 लाख गरीबों को मिलना था, 2 साल पहले से घोषणा हो रखी थी, वो ना दे करके चुनाव के समय ये 10,000 महिलाओं के खाते में डाल करके, ये बिल्कुल एक वोट खरीदने की योजना है। एक तरफ वोट चोरी, इसको भी मानिए कि वोट चोरी का ही एक दूसरा ये तरीका है। वोट चोरी जो वोटर लिस्ट से चोरी हो रही है, जो काउंटिंग में चोरी है, जो वोटिंग में चोरी है, और ये एक तरह से महिलाओं के पूरे खाते में पैसा दे करके उनके दिल दिमाग पर एक असर डाल करके उनके वोट चुराने की, उनके पूरे नेटवर्क से वोट चुराने की साजिश है। और ये बिहार में तो निश्चित तौर पर इस बार लोग इस चोरी के खिलाफ सजग हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ। चलिए, आप तो उम्मीद करें लड़ेंगे। जरा हम आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल, खाटी पॉलिटिकल सवालों पे आ जाते हैं। 2020 में 19 सीट पर भाकपा माले लड़ी थी और बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट था, बहुत जबरदस्त। हालांकि सीपीआई और सीपीआईएम का नहीं था वो स्ट्राइक रेट, लेकिन माले का स्ट्राइक रेट जबरदस्त, 19 में 12 लेकर के आए थे। और उधर चिराग पासवान 22 सीट मांग लिए हैं, एनडीए में लिस्ट दे दिए 22 सीट की। तो खलबली यहाँ दिल्ली में शाह और नड्डा आज मीटिंग कर रहे हैं। 22 सीट ऐसी है कि जहां भाजपा जेडीयू विधायक है, सब बगावत का वहां जो है आसन का होने लगी है। तो अब महागठबंधन में जहां पूरा देश बता रहा है, देश की जो कथित मीडिया है, कॉमेडियंस, वो बता रहे हैं कि वहां पर महागठबंधन बहुत भगदड़ है। 12 सीट पिछली बार जीते, 19 पे लड़े। इस बार कॉमरेड दीपांकर की क्या डिमांड है महागठबंधन में? देखिए, हमने तो बहुत पहले से बहुत स्पष्ट कर दिया कि पिछली बार जो 19 हम लड़े थे, वो सिर्फ 12 जिलों से, और 12 हम लोग जीत पाए थे। 2 सीट बहुत ही कम मार्जिन से हार गए। कायदे से हमें 14 या 15 सीट हम लोगों को जीतना था उसमें, लेकिन वो सिर्फ 12 जिले। बिहार में 38 जिले हैं,
और सबको ये पता है कि भाकपा माले का बहुत पुराना आंदोलन, लंबे समय से मजबूत संगठन का नेटवर्क, जनाधार कम से कम बिहार के 25 जिलों में है एक, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज्यादा जिलों से इस बार माले की उम्मीदवारी हो, क्योंकि एक पिछले चुनाव में ये भी लोग हमारे जो स्ट्राइक रेट की चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कि वो स्ट्राइक रेट सिर्फ माले की कुछ नहीं, वो उन जहां जहां माले के उम्मीदवार थे उस पूरे इलाके में महागठबंधन का बेहतर प्रदर्शन, तो वहां आरजेडी का भी बेस्ट स्ट्राइक रेट, उन इलाकों में कांग्रेस जिसका स्ट्राइक रेट 70 में 19, लेकिन आप देखेंगे कि मगध में, शाहबाद में, दक्षिण बिहार में उसका भी स्ट्राइक रेट अच्छा है उन इलाकों में, इसलिए इससे फर्क पड़ेगा। तो हमने कहा है कि 40 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। 40 सीट हमारे भरोसे गठबंधन के दूसरे हमारे सहयोगी छोड़ सकते हैं और बाकी सीट पर 200 सीट पर बाकी लोग पूरी अपनी तैयारी करें। ये हमने अपनी सूची एक दे दी है, अब देखते हैं क्या बात होती है, क्योंकि स्ट्राइक रेट पर हम बहुत प्रासंगिक उसको नहीं मानते, क्योंकि स्ट्राइक रेट की चर्चा होगी T20 में। T20 में जहां आपका स्ट्राइक रेट अगर ठीक हो तो आखिरी ओवर में भी कुछ छक्का मार के आप जीत सकते हैं, जैसे कल तिलक वर्मा ने छक्का मारा और आखिरी ओवर में जाकर के फैसला हुआ कि भारत जीतेगा। लेकिन यहाँ जो है ये टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच जो है सेशन दर सेशन आप लड़ते हैं और जीतते हैं, इसीलिए पूरे बिहार में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, टीम वर्क अच्छा होना होगा, उत्तर में भी, पूर्वांचल में भी, कोसी के इलाके में भी बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन करना होगा जैसा शाहबाद में और मगध के इलाके में हम लोग पिछली बार किए या 2024 के लोकसभा में भी कर पाए हैं। तो हमारी तो तैयारी इसके लिए है, अब देखते हैं कैसी क्या बात होती है। चलिए 40 की सूची गई है और 2 बातें कही हैं कॉमरेड ने, गौर करेंगे महागठबंधन के पार्टनर्स भी कि 25 जिलों में मजबूत प्रेजेंस है और 40 की सूची गई है, तो दोनों पर ध्यान रखेंगे। अगर जो भी महागठबंधन के पार्टनर हैं, साथी हैं, सबको मिलजुल के फैसला करना है, वो चिराग पासवान और एनडीए वाला स्थिति ना होने पाए। कुछ फटाफट कुछ बातें, और एक भ्रष्टाचार, तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पास पहले पीके ने जारी किया, ये तो पीके की भी भूमिका में समझूंगा, मैं तो यही मानता हूँ निजी तौर पर कि वो किसी मतलब विशेष मकसद से वहां पर हैं, लेकिन आप वहां पे फ्रंट पे देख रहे हैं तो पीके ने वहां पर इस समय बड़ा शुरू किया है। आज भी सुना हूं कि 2-3 मंत्रियों की कुंडली खोलने वाली है, पहले भी खोले, अफसरों खोल रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे पास सबका है, मैं खोलूंगा तो ज्यादा बड़ा धमाका हो जाएगा। तो बिहार में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है बहुत और बहुत पीके बड़ा कितना मुद्दा बड़ा है। नहीं, भ्रष्टाचार देखिए, पहले जो चर्चा भ्रष्टाचार की थी वो है जिसको आप कहेंगे कि नीचे का भ्रष्टाचार, ब्लॉक में, बैंक में बिना भ्रष्टाचार कुछ भी काम नहीं होता है। कोई एक सर्टिफिकेट भी, आपको आय का प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, पासपोर्ट के लिए सिग्नेचर चाहिए, कुछ भी, वो लुब्रिकेंट है पैसा, रिश्वत, घूस, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता। भ्रष्टाचार दूसरा है कि जो शराबबंदी के नाम पर तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है और हर एक थाना जो है वो अपराधी, शराब माफिया, इनका पूरे भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये बिहार में लोगों को पता है, लेकिन अभी इस भ्रष्टाचार की चर्चा जो अभी शुरू हुई है, जैसे एक सीएजी की रिपोर्ट आई और जिस पर बहुत कम चर्चा अभी तक हुई है कि 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। हाँ। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार नहीं दे पा रही है कि पैसा कहां से आया, कहां गया, कैसे खर्च हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का भ्रष्टाचार है। जो अभी प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं वो बात लोग जानते हैं, कहीं एम्बुलेंस घोटाला है, कहीं दवा घोटाला है, कहीं जमीन घोटाला है, और उनके पास बहुत पैसे हैं। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हम भी खुलासा करेंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार की अभी चर्चा शुरू हुई है, ये ऊपर नेता मंत्रियों के भ्रष्टाचार, ऊपर के ऊपरी स्तर का भ्रष्टाचार, जो वीपी सिंह के दौर में हम लोग कहते थे करप्शन इन हाई प्लेसेस, ये करप्शन इन हाई प्लेसेस, ये भी, और करप्शन नीचे, ये दोनों मिला करके करप्शन तो बहुत बड़ा मुद्दा जरूर है। और आपने देखा होगा कि पीके शुरू में जब आए वो ज्यादा तो तेजस्वी 8 पास है कि 9 पास है, उनके पास डिग्री है कि नहीं है, लालू परिवार इसी की बात कर रहे थे, बीजेपी की बात नहीं करते थे पहले। और नीतीश कुमार के बारे में भी थोड़ा थोड़ा कहते थे कि भाई अब नीतीश कुमार जी अब नहीं चला पा रहे हैं।
लेकिन इधर जो उन्होंने एनडीए को टारगेट करना शुरू किया, इससे एक बात तो बहुत साफ है कि अगर आप इस पर नहीं बोलेंगे तो जनता के पास, आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, गोल गोल बात करने से कुछ होगा नहीं। तो ये जो सारे लोग, और उधर आप ये भी देखेंगे कि जो 225 की बात कर रहे थे कल तक भाजपा के लोग कि 2025 और 225 जीतना है, अभी हमारे अमित शाह ने उसको 160 पर ले आए। वो 160 सीट 2/3 की बात कर रहे हैं। तो सबको पता है कि बिहार में जनता का जो मूड है, बहुत गुस्से में लोग हैं। वो जेनजी जो यहाँ के हैं वो नेपाल जैसे ही है, बस हमने कहा कि यहाँ लाठी चल रही है, वहां गोली चली है। और बिहार में अभी भी लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा है। नेपाल में तो नया नया लोकतंत्र है, लोगों का अभी उतना मजबूत भरोसा नहीं है। तो बिहार में, हिंदुस्तान में मजबूत भरोसा अभी भी है, और इसीलिए उसका मतलब ही है कि लोग अपने वोट पर यकीन करते हैं और उस वोट से सरकार को बदलने में विश्वास रखते हैं। वैसा लोग करेंगे। नहीं, जेनजी का नाम मत लीजिए कॉमरेड, जेनजी का नाम देखिए वांगचुक ने, सोनम वांगचुक ने लिया। देखिए जोधपुर जेल में ठूस दिया इन लोगों ने। हाँ, वो जोधपुर जेल करेंगे। वो तो आतंक इसीलिए है, नाम सुनते ही आतंक है। कहीं कोई यहाँ बिहार में नौजवान उस दिन जुलूस किए थे, आरक्षण चोर गद्दी चोर। अभी बिहार में आप देख लीजिए, ये भी बड़ा मुद्दा है। 65 अभी 65% आरक्षण तो विधानसभा से तय हुआ। उसमें दिल्ली सरकार को संसद में मुहर लगानी थी, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालना था, ताकि तमिलनाडु के 69% की तरह बिहार के 65% आरक्षण भी यहाँ लागू हो जाए। एक काम तो इन्होंने किया नहीं जो काम करना था। लेकिन जो अभी आरक्षण है दलितों के लिए, 16% आरक्षण है। अभी पुलिस की उसमें बहाली निकली है, पुलिस में 1800 पोस्ट। तो 1800 में 16% का मतलब होता है 288, और उसमें दलितों के लिए 210, 78 सीट की सीधी चोरी है। मौजूदा आरक्षण के तहत जो दलितों का हक बनता है पुलिस की नौकरी में, उसमें 78 सीट। और अकेले पुलिस की नौकरी की बात नहीं है, ये सेक्रेटेरिएट में हमें लोगों को पता चला कि 2025 में जितनी बहाली निकली है, सभी बहाली में दलित के आरक्षण में भयानक चोरी है। तो लोगों ने जुलूस निकाला था कि आरक्षण चोर गद्दी चोर, और उस पर बहुत जबरदस्त लाठी चल गई, बर्बर तरीके से पूरे छात्रों पर, नौजवानों पर लाठी चलाई गई। तो ये मुद्दा है। तो हमें लगता है कि आप उसको जेनजी कहे चाहे ना कहे, वो पूरे जैसे देहरादून में लड़के बोल रहे हैं पेपर चोर गद्दी चोर, तो वोट चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर, नौकरी चोर, आरक्षण चोर गद्दी चोर, ये नारा तो पूरे बिहार में, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में, क्योंकि बहुत समय तो हो गया है। कब तक इन मुद्दों को आप दबा के रखेंगे? इस बेरोजगारी, ये चोरी चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो बिहार इस चोरी और चोरी ऊपर से जो सीना जोरी, दोनों को इस बार सबक सिखाएगा और ठीक से सब लोगों को बता देगा। एक फटाफट एक दो सवाल और है, छोटे छोटे सवाल। एक तो अब जैसे आपने कहा कि लाठी चार्ज पे तो हमने इतने कार्यक्रम किए कि हफ्ते भर में लगता है कि वहां पर परमानेंट लाठी जो है, एक लालू यादव एक जमाने में नारा दिया करते थे कि बिहार है लाठी तेल पिला के बैठे हैं, यहाँ पर अपने ही वो तेल पिला के अपने ही बच्चों पे उतार दे और रहे हैं अभी नौजवान। भाजपा और जदयू का जो दफ्तर है, उन दफ्तरों के बाहर परमानेंट पुलिस पिकेट है। परमानेंट पुलिस की सुरक्षा को लेकर के लोग रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहार के नौजवानों से डर है। वहां कोई नौजवान कोई एक ज्ञापन लेकर के भी नहीं जा सकता, कोई चुनाव के समय टिकट मांगने के लिए भी नहीं जा सकता, कोई अपनी बात कहने के लिए नहीं जा सकता है वहां, क्योंकि वहां परमानेंट पुलिस पिकेट हो गया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि बिहार में लोगों का मूड क्या है और माहौल कैसा है। नहीं, मैं जो सवाल अगला समझना लेना चाह रहा हूं वो मैं नीतीश कुमार के समर्थक लोगोों के लिए लेना चाह रहा हूं, क्योंकि दो जगह पे बात आई। अभी जब पीके की बात की, पीके ने तो एक बाकायदे कैंपेन चलाया, उनके वीडियो डाल डाल के कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लाठियां चल रही है, नीतीश कुमार चलवा रहे हैं या बीजेपी चलवा रही है लाठियां, किसके आदेश पे चल रही है लाठी? 10,000 रुपए की योजना आई, उसमें भी गौर करने वाली बात थी। मुख्यमंत्री की योजना थी और प्रधानमंत्री ने वितरण किया। रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा होता है, मतलब मुख्यमंत्री फेस, चुनाव में फेस कौन जा रहा है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना फेस लाए हैं ना, मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। क्या ये नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनके लिए ही मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, आप भी वहां पर हो और नीतीश कुमार को आज से नहीं बहुत वक्त से जान रहे हो, क्या वाकई नीतीश कुमार को, सिर्फ नीतीश कुमार के पास जो 14-15% कथित रूप से वोट है, सिर्फ उस वोट को हथियाने के लिए नीतीश कुमार को कब्जा करके रखा है क्या भाजपा ने?
तेजस्वी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार बंधक बने हुए हैं। क्या है हकीकत? नहीं, हकीकत तो बिल्कुल ये है। इन तो आपने 2024 चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया, क्योंकि इन लोगों को पता था कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे तो ये जो रिजल्ट अभी बिहार से इस बार आया लोकसभा में, नीतीश कुमार को साथ लेकर के भी इस बार 39-1 नहीं हुआ, इस बार 30-10 हुआ। और अगर नीतीश जी उनके साथ नहीं होते तो जो उत्तर प्रदेश का नजारा है, बिहार में और निर्णायक बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलता और बीजेपी हवा हो जाती। तो हमें लगता है कि मोदी 3.0 होता ही नहीं, तीसरी बार के लिए मोदी जी लौट कर आते ही नहीं अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता। और इसलिए नीतीश कुमार तो उनकी मजबूरी है, लेकिन इसलिए बिहार के लोग लेकिन इस बात समझ रहे हैं कि नीतीश जी को बस सामने एक नाम के रूप में रखा गया है। उनका चेहरा, जैसे आपने बताया कि 10,000 रुपया देने वाली बात है, वो भी मोदी जी ने हड़प लिया कि उसमें भी नीतीश कुमार का नहीं, मोदी जी के बारे में लोगों को पता चला कि मोदी जी दे रहे हैं। ये जो पूरी बात है कि अभी नीतीश जी तो है, नीतीश जी के रहते हुए जिस तरीके का भाजपा का पूरा दबाव बना हुआ है, और कल चुनाव के बाद अगर कहीं इनको बहुमत मिल भी जाए तो ये तो लोगों को बिल्कुल पता है कि वो नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने वाली, वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी अपनी कोई साजिश चल रही है। और जैसे हर जगह ये लोग चुनाव की बात करते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले तक तो शिंदे मुख्यमंत्री थे, और जैसे ही चुनाव हो गया तो शिंदे की जगह पर वहां फडणवीस आ गए हैं। तो बिहार में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये लोगों को पक्का यकीन है। और इसीलिए नीतीश कुमार को चाहने वाले, नीतीश जी से लंबे समय तक उम्मीद रखने वाले लोग वो आज दुखी हैं। और वैसे तमाम वो जो 15% की बात कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि उन तमाम लोगों में हलचल है। जो नेता है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, उनका तो भाजपाकरण हो चुका है। जो सांसद है, जो नेता है, जो मंत्री है, दाएं बाएं आगे पीछे, वो सब भाजपा की ही बात करने वाले हैं। लेकिन जो आधार है, जो जनता है, जो चाहने वाले लोग हैं, और इसीलिए हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि सबके बीच में बात जाए। इंडिया गठबंधन का जो पूरा एजेंडा है वो पूरे इंडिया गठबंधन के लिए है। जो वोटर अधिकार यात्रा, ये किसी दल के वोटर के लिए नहीं, ये पूरे बिहार के तमाम वोटर के लिए यात्रा निकली थी, ताकि एक एक वोटर के वोटिंग राइट की हम रक्षा कर सकें। तो इंडिया गठबंधन की ओर से जो भी अभी अति पिछड़ी जातियों के लिए एक खास संकल्प उसको जारी किया गया कि पंचायत में जो आरक्षण है वो 20% है अति पिछड़ी जातियों के लिए, उसको बढ़ा के 30 करना है। जो अभी दलितों के लिए अत्याचार रोकने वाला कानून है, हालांकि मोदी जी तो चाह रहे थे कि उस कानून को भी खत्म कर दिया जाए, बड़े लड़ करके लोगों ने उस कानून को बना के रखा है, एट्रोसिटीज एक्ट। तो वैसा ही एट्रोसिटीज एक्ट ईबीसी कम्युनिटीज के लिए भी, और बाकी जो आर्थिक मदद ईबीसी कम्युनिटीज के लिए चाहिए उसके लिए भी। तो एजेंडा तो सबके लिए बहुत ठोस और बेहतर एजेंडा इंडिया गठबंधन के पास है, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि इस एजेंडा को लेकर के सघन लोगों के बीच में प्रचार हो और पूरी मेहनत हो, क्योंकि उसी से ही अल्टीमेटली तो वो नीचे की मेहनत और सघन जनसंपर्क, जनसंवाद, इसी से बात बनती है। लेकिन जनता पर भरोसा जरूर है, और बिहार पर भरोसा है कि बिहार ने कभी ऐसे झूठ और लूट और नफरत के राज को बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा, ये पोलराइजेशन कैसे रोकेंगे? पोलराइजेशन क्यों लेकर के अमित शाह जब जा रहे हैं तो मंदिर, आज माता जानकी का मंदिर, आज ये मंदिर, यही कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन कैसे रुकेगा? देखिए, पोलराइजेशन करके तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा, अयोध्या से हमारे अवधेश प्रसाद जी जीत करके आए। ये लोग सोचते हैं भाई धर्म अपनी जगह पर है, मंदिर अपनी जगह पर है, लोगों की आस्था अपनी जगह पर है। ये जो लगातार चुनाव आते ही धर्म की बात करने लग जाते हैं, तो ये इसको भी लोगों ने अब समझ लिया। और इसलिए ये जो पूरा इनके पोलराइजेशन का एजेंडा है, अभी अमित शाह ने क्या कहा कि हमें 2/3 बहुमत दीजिए, चुन चुन कर घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। ये घुसपैठी कौन है? अभी 65 लाख की जो सूची निकली है बिहार में, क्या एक भी उसमें कोई बांग्लादेश के नागरिक है? क्या एक भी मिले जो रोहिंग्या है? एक भी नहीं। पश्चिम बंगाल के मजदूरों को बाहर, वो बांग्ला भाषी है इसलिए आप बांग्लादेशी कह देते हैं। अब तो भाजपा की सरकार बांग्ला भाषा को भी बांग्लादेशी भाषा बोलना शुरू कर। और बिहार में तो बांग्ला बोलने वाले तो नहीं है, तो बिहार में किनको बांग्लादेशी बोल रहा है? बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों को तो मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो कपड़ों से पहचान वाली बात बिहार की नहीं है।
ये रोहिंग्या के बारे में इनको क्या जानकारी है, रोहिंग्या की भाषा के बारे में क्या जानकारी है? ये तो तमाम जो बातें कर रहे हैं वो तो पता चल गया कि ढाका में जब आप 80,000 मुस्लिम वोटर का नाम काटना चाहते हैं तो ये जो पोलराइजेशन की कोशिश इनकी है, मुझे लगता है कि बिहार इसका जवाब देगा, क्योंकि पता है कि ये सब पोलराइजेशन होगा तब वो जो रोजगार की हम बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, वो बात तो आगे बढ़ ही नहीं पाए, और इसीलिए बिहार इस रास्ते पर नहीं जाएगा। बिहार में जाना भी नहीं, बिहार में तो सब हिंदू मुसलमान साथ में खस्सी कटवाते हैं, कहाँ बिहार को जाना भी नहीं चाहिए, मैं तो मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में एक बात और, ये 2005 के पहले कुछ था जी, इससे कैसे निपटेंगे? 2005 के पहले कुछ था जी, इससे कैसे निपटेंगे? इससे देखिए, लोग इतिहास में नहीं जीते हैं, लोग वर्तमान में जीते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि 70 साल 2005 से पहले कुछ नहीं था, झूठ बोल करके। तो आज के जो बच्चे हैं, फिर वही जेनजी वाली बात आ जाएगी कि आज के जेनजी वाली बातों बच्चों को जो समझाया जा रहा है कि ऐसा था वैसा था, तो लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर वो जंगल राज था तो आज क्या है, आज तो महाजंगल राज है, आज तो महाजंगल राज में हम जी रहे हैं इस समय। इसलिए वो जो हर बात पर कि कुछ था नहीं, हमने ही सब दिया, महिलाओं के पास कुछ नहीं था, हमने ही सब दिया, ये जब बातें हैं तो लोग कह रहे हैं कि आपने कितना दिया, क्या दिया, अब तो उसी का हिसाब लगा रहे हैं। 20 साल में आपने क्या दिया, कहाँ रोजगार है, उस रोजगार की सुरक्षा कहाँ है, वहां सम्मान कहाँ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया और मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ होता है, उसका इलाज भी मुजफ्फरपुर में नहीं होता है, पटना भेजना पड़ता है, और पटना में पीएमसीएच में एक सीट नहीं, एक बेड नहीं, और तरफ तरफ कर वहीं मर जाती है। तो पूरे बिहार के दलित, बिहार के पूरे छात्र, बिहार की छात्राएं सब तो अपना यही जवाब मांग रहे हैं इस समय कि भाई आपने क्या किया 20 साल का मौका तो दिया आपने। इसीलिए हमें लगता है कि इस बार वो पुरानी बातें बोल करके कि 20 साल का जवाब आपको देना है और आप चले जाएंगे 40 साल पीछे, आपको 20 का जवाब देना है कि या 40 से पीछे चले जाएंगे या 2047 की बात करने लगेंगे। ये हमेशा जो गोल पोस्ट को या तो अतीत में ले जाओ कि मस्जिद के नीचे क्या है, जमीन के नीचे क्या है, खुदाई करना शुरू कर दो, या बहुत आगे का सब्ज दिखाना शुरू करो जिस समय हम आप कोई नहीं रहेंगे शायद उसको देखने के लिए। तो ये जो पूरी कोशिश है, इस चालाकी को हमें लगता है कि लोग अब समझने लगे हैं और इससे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए, मैं चाहते भी बहुत सवाल बच गए, मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, आप लोग भी अपने सवाल भेजिएगा। आप थोड़ा एक अंतराल के बाद एक बार फिर मैं कॉमरेड से निवेदन करूंगा आने के लिए, तब आपके सवाल में जनता के, बिहार के लोगों के सवाल लूंगा, तब मेरे सवाल नहीं होंगे, बिहार के लोगों के सवाल होंगे। और 225 से 125 160 पे आ गए ना रिवाइज करके। दरअसल शुरुआत में ज्ञानेश कुमार वाला आंकड़ा 225 था, वो नीतीश कुमार ने नहीं बताया था, वो नीतीश कुमार को बताया गया था कि चिंता मत करो 225 हम लोग जीतेंगे, तो वो बेचारे 225 बोल दिए। अब गए चाणक्य, जो कथित चाणक्य, स्वयं वो ईडी सीबीआई वाले चाणक्य हैं, इन्होंने उसको रिवाइज करके 160 बनाया है। और एक सर्वे आया है बिहार को लेकर के, ग्राउंड सर्वे है, उस सर्वे को मैं जनरली सर्वे की चर्चा नहीं करता, लेकिन वो सर्वे एक एक जोन में वजह बता रहा है, पूरा एनालिसिस है। तो बिहार को हमने भी 2 दशक से ज्यादा हो गया उसकी पॉलिटिक्स को देखते हुए पत्रकार के रूप में, तो वो समझ में आया और उस सर्वे में महागठबंधन को बहुमत दिया जा रहा है, बहुमत उसमें आ रहा है आंकड़ा। हालांकि चुनाव में बहुत वक्त है और भाजपा, इनके बहुत चेहरे हैं, तो कॉमरेड आप सावधान भी रहें। बहुमत को निर्णायक बहुमत बनाना है, बहुमत को निर्णायक बहुमत बनाना है, नहीं तो हमारे जो अमित शाह जी है वो सरकार को चलने नहीं देंगे। तो सरकार चल पाएगी, इसके लिए बिल्कुल निर्णायक बहुमत चाहिए। और वो जो 160 की बात कर रहे हैं उसको 100 से नीचे लाना है, उसको डबल डिजिट पे लाना है, ट्रिपल डिजिट से, और तब बिहार में निश्चित तौर पर निर्णायक बहुमत महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, और सरकार चलेगी। चलिए, निर्णायक बहुमत आए, हम तो शुभकामना देते हैं खुल करके। शुभकामनाएं कॉमरेड आपको और महागठबंधन को, शुभकामनाएं। मैं आपसे वक्त लूंगा फिर कुछ दिनों के बाद, जब आप लोग भी थोड़ा प्रचार कार्य से थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी, तो शुभकामनाओं के साथ आपके सामने हम सवाल लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद कॉमरेड, धन्यवाद, लाल सलाम।